नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। कोरोना के खतरे को लेकर आज मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। तो पहले बुरी खबर आपको बता देता हूं। बुरी खबर यह है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का दौर आज फिर लौट आया। और अच्छी खबर यह है कि आज एक्सपर्ट्स की कमेटी ने कोरोना की स्वदेशी नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। अब यह नेजल वैक्सीन जल्दी लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। यानी एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने इस दुश्मन से लड़ने के लिए एक नया हथियार भी दे दिया है। हालांकि आज सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दी। केंद्र सरकार ने आज औपचारिक तौर पर कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ मिनिस्ट्री के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करके कोरोना से लड़ने की तैयारियों का जायजा लिया। राज्यों को गाइडलाइंस जारी की गई। एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग भी शुरू हो गई। ऑक्सीजन प्लांट्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया। कोविड वार्ड्स फिर से ऑपरेशनलाइज कर दिए गए। दवाओं का स्टॉक देखा जा रहा है। वेंटिलेटर्स को फिर से चलाकर टेस्ट किया जा रहा है। सरकार अपने लेवल पर जो जो तैयारी कर सकती है वो हो रही है। आप लोगों से अपील की गई है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी है। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को कोरोना का खतरा कम दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का इल्जाम है कि सरकार कोरोना का डर दिखाकर विरोधी दलों की आवाज को दबाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। सवाल यह, क्या वाकई में खतरा उतना बड़ा नहीं जितना दिखाया जा रहा है? क्या चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो झूठी हैं? क्या अमेरिका में कोविड के केसेस बढ़ने के जो फिगर्स हैं वो झूठे हैं? हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, यह आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सवाल यह भी, अगर इतना बड़ा खतरा सामने है तो सरकार की तैयारियां क्या है? दवाओं के स्टॉक की स्थिति क्या है? कितनी वैक्सीन अवेलेबल है? क्या नई वैक्सीन नए वेरिएंट के लिए कारगर होगी? इस बार हॉस्पिटल्स में बेड और ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगी? अगर कोरोना की तीसरी वेव आई तो क्या वो दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगी? इसकी पूरी तस्वीर आज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। हमारे देश में कोरोना जैसे हालात हैं वो घबराने वाले नहीं हैं, सावधानी बरतने वाले हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री की इस वर्चुअल मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर और नीति आयोग के मेंबर हेल्थ डॉक्टर वी.के. पॉल शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी ली। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार क्या है, कितने लोगों ने बूस्टर डोज ली है, इन सारे सवालों पर प्रधानमंत्री को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया। और इसके बाद सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। मीटिंग में बताया गया कि सरकारी सिस्टम तो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दवाएं हैं, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन आम लोगों में लापरवाही बढ़ी है। लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट एक्टिव हैं। इनमें सबसे नया वेरिएंट BF.7 है। चीन में कोरोना के इसी वेरिएंट ने कहर बरपाया है, लेकिन अभी हमारे देश में इस वेरिएंट के सिर्फ 4 केसेस हैं। भारत में BF.7 वेरिएंट का पहला मरीज जुलाई में मिला था। सारे वेरिएंट्स को मिलाकर इस समय भारत में कोरोना के 3,402 एक्टिव पेशेंट्स हैं। इसलिए पैनिक की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग का फॉर्मूला लागू करने की सलाह दी गई। कोविड प्रोटोकॉल के पालन का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब 2 गज की दूरी और मास्क फिर से है जरूरी। सरकार ने यह मैसेज आम लोगों को दिया, लेकिन इससे पहले सरकार में बैठे बड़े बड़े लोगों ने इस पर खुद अमल करके दिखाया। आज प्रधानमंत्री समेत सारे मंत्री और सांसद मास्क पहनकर पार्लियामेंट पहुंचे। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन ने भी मास्क लगाकर
सदन में कार्रवाई का संचालन किया, लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले अपील की गई कि सारे सांसद मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क पहनकर बैठे थे। जो सांसद मास्क लगाकर नहीं आए थे उन्हें भी मास्क दिया गया, लेकिन विरोधी दलों के एमपी मास्क को जेब में रखकर वेल में नारेबाजी करने पहुंच गए। SPN College, Ravindra RNT Mark. The members have to resume their seat. Das Mark. Take your seat. Take your seat. Take your seat. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को कम से कम स्पीकर और चेयरमैन का तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस कोई सियासी मसला नहीं है, ये सबकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। सुबह से आप सब देख रहे हो, माननीय स्पीकर साहब और माननीय चेयरमैन साहब एक निवेदन किया था कि कोविड की स्थिति, जो कोविड बढ़ रहे हैं सारे दुनिया में, वो देखते हुए सब अपील किया हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सेट करने के लिए दोनों ने सुबह ही अपील किया, कृपया सब मेंबर्स, सब स्टाफ इधर मास्क पहन के पार्टिसिपेट करिए प्रोसीडिंग्स में। वो भी वायलेट किया। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था, और जो स्पीकर और चेयरमैन 2 मिनट पहले अपील की थी वो भी उन्होंने ठुकराया। मीन्स द मेंटालिटी, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी स्पीकर और चेयरमैन का जो आदेश है, चेयर का आदेश है, उसका उल्लंघन करने का उन्होंने निर्णय लिया है, ऐसे उनका व्यवहार था। असल में सरकार में बैठे लोगों को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। और एहतियात इसलिए बरतने की जरूरत है क्योंकि चाइना, अमेरिका, यूरोप और साउथ कोरिया जैसे देशों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी पहले जैसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वायरस का खतरा बना हुआ है। इसलिए सरकार वक्त रहते कदम उठा रही है, प्रोएक्टिव मोड में है। आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कोविड सिचुएशन पर बयान दिया। संसद को बताया कि दुनिया में कोरोना से हालात कितने बिगड़े हुए हैं और केंद्र सरकार क्या स्टेप्स ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाले पैसेंजर्स की रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है। चीन की ट्रैवल हिस्ट्री वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, वैसे तो चीन से फिलहाल कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन जो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर आ रहे हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। मांडविया ने कहा कि सरकार की कोशिश ये है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं जिससे कोरोना का खतरा भी ना बढ़े और लोगों को दिक्कत भी ना हो। हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीजों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए।
हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि सरकार ने कोरोना को लेकर राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा है, जिससे पता लग सके कि कोरोना वायरस का कौन सा वेरिएंट ज्यादा एक्टिव है। मनसुख मांडविया ने कहा कि हमारे देश में पिछले एक साल से कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। देश में इस वक्त रोज एवरेज 153 नए कोविड पेशेंट आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में रोज लगभग 6 लाख नए मरीज रजिस्टर होते हैं। इसका मतलब साफ है, हमारे देश में हालात दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। लेकिन आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कोरोना से लड़ने की तैयारी किस तरह की गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाओं के प्रोडक्शन का क्या हाल है। इसी दौरान मनसुख मांडविया ने यह भी बताया कि आज ही कोरोना की नेजल वैक्सीन को भी एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिल गई है। अब कोरोना से लड़ने का एक और हथियार भारत के पास है। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूं कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है। तो मैंने कहा कि आप उसको पीपीपी मोड से किसी को चलाना दे दो, ताकि वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू कर लिया है। आज दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस होने लगी है, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने वाले लोग हैं। जब लास्ट दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि नहीं केवल भारत की रिक्वायरमेंट को पूरी करना है, लेकिन दुनिया को भी मदद करना है। 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की थी। और चेयरमैन साहब, केवल मेडिसिन सप्लाई की ऐसा नहीं, क्राइसिस थी तो हम प्राइस भी बढ़ा सकते थे। दुनिया आज हिंदुस्तान की वाहवाही इसलिए कर रही है, ऐसी स्थिति में इंडिया ने प्राइस नहीं बढ़ाया और सस्ती मेडिसिन दी। दूसरा, उस वक्त हमने भी कई कंट्री से कई चीजें इंपोर्ट की थी और वो कई बार स्पूरियस भी पाई गई। 150 कंट्री में से कोई भी कंट्री की शिकायत नहीं आई कि इंडिया से आई हुई कोई भी मेडिसिन स्पूरियस हो। ये दो काम हमने करके दुनिया को दिखाया और आज हम तैयार हैं हमारे देश की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पूरी करें। आज हम तैयार हैं देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और आज हम तैयार हैं आने वाले दिनों में, आज एक्सपर्ट कमेटी ने उसको अनुमोदित कर दिया है नेशनल वैक्सीन को, वो भी आ जाएगा। तो उसमें कोई इंजेक्शन लेना नहीं है, नोज में ड्रॉप डाल देना है, आप सिक्योर हो गए। ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है, ये हमारे साइंटिस्ट की उपलब्धि है। कहने का मतलब ये है कि कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है, लेकिन भी ये वायरस बार बार म्यूटेट होता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी, हम नहीं कहते कि हमने ही सब कुछ कर दिया, हम कहते हैं कि सब लोगों ने साथ में मिलकर किया है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत की सरकार की ओर से हमने कर लिया है। नेजल वैक्सीन डेवलप करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ होनी चाहिए और मनसुख मांडविया की भी तारीफ होनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर भरोसा पैदा होता है कि हम कोरोना के किसी भी दौर से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी मांडविया के काम की तारीफ की। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सिर्फ 2 देशों का दौरा किया है और दोनों देशों में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के काम की जबरदस्त तारीफ सुनने को मिली। उपराष्ट्रपति ने कहा, जो काम दुनिया के बड़े बड़े और विकसित मुल्क नहीं कर पाए, वो भारत ने करके दिखाया। Tell you, honorable members, during my 2 visits abroad as Vice President and Chairman of this House, the good work of the Union Health Minister fell in my ears. It was very wholesome to note that imagine the largest democracy on earth, more than 2 billion vaccinations, all available to the citizens by way of certification digitally, something which even the most developed nation has not been able to achieve.
ये हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत आज कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, सक्षम है। और ये बात आज पूरी दुनिया जानती है। जब पहली बार कोरोना से सामना हुआ था तो हमारे पास ना मास्क थे, ना पीपी किट थी, न दवाएं, न पर्याप्त हॉस्पिटल बेड। वैक्सीन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की भारी कमी हुई। लेकिन आज हमारे पास ऑक्सीजन का इंतजाम है। हम पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। हमारे देश में बनी वैक्सीन इफेक्टिव साबित हुई है। हमारे देश में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। आज हमारे पास दवाइयों का स्टॉक है, हॉस्पिटल बेड्स हैं, पीपी किट हैं, आईसीयू का इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के पास कोरोना से डील करने का अनुभव है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तीसरी बार का कोरोना हमारे देश में पहुंचा नहीं है। अगर आया तो इस बार उसे हराने के लिए हम दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले सबसे बेहतरीन स्थिति में हैं। लेकिन सावधानी बरतने में, प्रिकॉशन लेने में कोई नुकसान नहीं है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकारों की तरफ से। और आज जैसे ही केंद्र सरकार से इशारा मिला, राज्य सरकारें एक्शन में आई, ये भी दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी गाइडलाइंस जारी की। उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के सिर्फ 62 एक्टिव पेशेंट हैं। आज कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल्स में कोविड वार्ड बनाने, दवाओं का स्टॉक रखने और मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। योगी ने अफसरों से कहा कि हर इलाके में जागरूकता अभियान चलाया जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए लोगों को तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए। हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए। और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थीं उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे। और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। जो कोविड का नया वेरिएंट आया है उसके मामले में भी यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना के केवल 7 एक्टिव केसेस हैं। वहां भी कोई नया मरीज नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। पंजाब में इस समय कोरोना के कुल 9 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब के 23 में से 16 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव पेशेंट नहीं है। हालांकि आज पंजाब में 2 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में भी आज कोरोना के 2 नए मरीज मिले, लेकिन पूरे राज्य में इस वक्त कोरोना के सिर्फ 19 एक्टिव केसेस हैं। इसी तरह उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और हिमाचल जैसे राज्यों में कोरोना के ज्यादा एक्टिव केसेस नहीं हैं। लेकिन इन सभी राज्यों ने कोरोना से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। चिंता है तो महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा को लेकर, क्योंकि देश में कोविड के ज्यादातर एक्टिव केसेस इन 3 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आज 20 नए मामले सामने आए। कोरोना के 2 मरीजों की मौत हुई। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ज्यादा सचेत है। एकनाथ शिंदे की सरकार ने फिर से कोरोना की टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। इस टास्क फोर्स में पूरे महाराष्ट्र से डॉक्टर शामिल किए जाएंगे। आज चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कोरोना पर रिव्यू मीटिंग के बाद एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कराने, कोरोना के हर नए मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी केंद्र सरकार की एडवाइजरी पर एक्शन शुरू हुआ है। राजस्थान सरकार ने आज कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की, लेकिन यहां कोरोना के साथ साथ सियासत की बात भी हुई। अशोक गहलोत की सरकार ने कहा, अभी इतना पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना पर रिव्यू मीटिंग करने जैसे हालात नहीं बने हैं। देश में कोरोना के बहुत कम केसेस हैं, हालात ठीक ठाक हैं।
राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने कहा, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो ठीक नहीं है। देखो, हमारी पूरी तैयारी है, प्रिकॉशन डोज हमने लगवाए हैं और पूरी निगाह है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के लिए पूरे संसाधन हमारे पास है, पूरी निगाह है। अभी नॉर्मल केस है, 2, 4, 5 केस जयपुर में आते हैं, कहीं और आते होंगे, बाकी कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कोई स्थिति खराब हो या कोविड की कोई शिकायत हो। प्रधानमंत्री जी को इनको पहले सतर्कता बरतनी चाहिए। पहले जिस तरह उन्होंने सारी छूट दी है, पूरे देश में दी है, कोई राजस्थान उससे अलग नहीं है, तो उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी दी हुई छूट से ही रैलियाँ वगैरह जो भी प्रोग्राम है सरकार के पार्टियों के, वो उससे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब त्रिपुरा में रैली करके आए बड़ी, उसमें कोविड नहीं था, यहाँ कोविड है। तो इस तरह की उनकी जो राजनीतिक कारणों से जो इस तरह की बात है, फिर भी चीन में, जापान में, बाहरी देशों में जो कोविड के केसेज आए, सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो बाहर चीन की अभी कई सांसदों ने भी मांग की है, हम भी कह रहे हैं, चीन का ये नए साल पे जो है टूरिस्ट, इसको रोक देना चाहिए, चीन की सारी उड़ानों को बंद कर देना चाहिए। ये सावधानी भारत सरकार को बरतनी चाहिए। हम तो जो भारत सरकार कहे उसी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उन्होंने छूट दी है, उसी के अनुसार सारी चीज़ें हो रही है। वो बंद करेगी तो हम तो उसके लिए भी मना नहीं करते। कोरोना को लेकर इस तरह के डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। कोरोना के कितने मरीज मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाएं बहुत है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना का एक भी केस अगर आता है तो खतरा सब पर होता है, ये मल्टीप्लाई करता है। और कोरोना ये देखकर नहीं आता कि कहाँ बीजेपी की सरकार है, कहाँ कांग्रेस की सरकार है। इसलिए राजस्थान सरकार के रवैये को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मजे की बात यह कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा वही बोल रहे हैं, वही लाइन ले रहे हैं जो उन्हें पार्टी हाईकमान से मिली है। राहुल गांधी ने कह दिया है, कोई कोरोना वोरा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, झूठ है, ये सब उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का बहाना है। असल में राजस्थान के 3 एमपीज ने एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, अपनी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी और साथ ही गुजारिश भी की, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव ना हो तो यात्रा को स्थगित कर दें। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, यात्रा जारी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो रहा। आज इसी यात्रा में राहुल गांधी ने कहा, सरकार उनसे डर गई है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा इसी तरह कश्मीर तक जाएगी। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। राहुल गांधी ने नूह में जो बात कही उसे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक दोहराया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, असल में राहुल गांधी की यात्रा कल दिल्ली पहुंचने वाली है, लाखों लोग दिल्ली में राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, सरकार इससे घबरा गई है, इसलिए कोरोना का बहाना बनाकर यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में जन सैलाब दिखा जा रहे हैं, तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, वो अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में ये पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन, चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली, तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? हाँ, सितंबर से शुरू हुई, G20 में
क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क। आज आपको लगा जब राहुल गांधी ये प्रवेश कर रहे हैं और जन सैलाब खड़े हुए हैं, तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी की पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। क्योंकि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अधीर रंजन चौधरी ने, जयराम रमेश ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, तो आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक बार फिर से सफाई दी। राज्यसभा में मांडविया ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी तो देश हित को ध्यान में रखकर लिखी थी, हेल्थ मिनिस्टर का फर्ज निभाने के लिए लिखी थी, लेकिन वो ये भूल गए जिन्हें वो सलाह दे रहे हैं वो आम परिवार नहीं है, वो आम लोग नहीं हैं, बड़े लोग हैं। ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी, हमने आज से नहीं कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। मनसुख मांडविया की बात सही है कि कोरोना एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आज राहुल गांधी की बात सुनकर हैरानी हुई और ऐसा लगा कि कोरोना पर अब तक जो कुछ कहते रहे हैं उस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। मुझे याद है जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो राहुल कहते थे, वो तो कई महीनों पहले चेतावनी दे रहे थे कि कोरोना कितना खतरनाक है, कोरोना सुनामी बनकर आएगा, और मोदी ने इस खतरे को समय रहते नहीं समझा। तब राहुल गांधी कहते थे मोदी ने वक्त रहते उनकी बात सुनी होती तो हालात इतने न बिगड़ते। फिर कुछ महीने बाद राहुल ने कहा था कि दुनिया के तमाम मुल्क वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, कोई तैयारी नहीं है। जब वैक्सीन आ गई तो उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाए, कहा बिना प्रॉपर टेस्टिंग के वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। फिर कुछ महीने बाद राहुल बोले कि वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी कम क्यों है। फिर वैक्सीन की एफिकेसी पर भी सवाल उठाए, फिर कहा एक डोज से क्या होगा, डबल डोज कब दी जाएगी। अब जब चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है और चीन के हालात को देखकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है, तो राहुल कह रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब झूठ है। सरकार उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना को बहाना बना रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा श्रीनगर तक ले जाने पर अड़े हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुंबई में होने वाली रैली को कैंसिल न करने की बात कह रहे हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुंबई में एक बड़ी रैली का प्लान बना रही है। इसकी परमिशन मिल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मुंबई में खड़गे की ये पहली बड़ी रैली होगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस मुंबई के बीएमसी इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत भी करेगी, लेकिन अब कोरोना के चक्कर में रैली पर ग्रहण लग सकता है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कोरोना के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की रैली को रोकना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कंफर्म किया कि कांग्रेस को रैली की परमिशन मिल गई है, लेकिन कोरोना के नाम पर अगर परमिशन विड्रॉ की जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। नहीं, देखिए, सभा को परमिशन तो शायद मिली है, सभा की परमिशन अगर रोके तो एक अलग परिस्थिति निर्माण होगी, लेकिन तुरंत हमें चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार बताएं कि क्या राज्य में सभी बड़ी सभाओं पे निर्बंध होगा। जब मोदी साहब खुद गुजरात में प्रचार कर रहे थे तब उन पर कोई निर्बंध नहीं था। अब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष कोई अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो उसके ऊपर आप कोरोना की बात बताकर अगर बंदी
करोगे, निर्बंध रखोगे तो ये सही बात नहीं है। लेकिन कोरोना से हमको ताकत से लड़ना पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, कांग्रेस को तो देश हित में खुद ही ये जनसभा कैंसिल कर देनी चाहिए। बावनकुले ने कहा कि वैसे भी जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ तो खड़गे क्या कर लेंगे। बेहतर होगा महाराष्ट्र के लोगों के हित में कांग्रेस खड़गे की रैली को कैंसिल करे। कांग्रेस की रैली हो या बीजेपी की रैली हो, यह अलर्ट सभी के लिए है। लेकिन जब बड़ी रैलियां होती है या बड़े नेता जाते हैं, उनको थोड़ा देश के हित में बात करनी चाहिए। देश का हित किस चीज में है? तो कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसमें देश का हित है। कांग्रेस पार्टी को देश का हित है क्या? उनको समझ रहा क्या कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद क्या स्थिति बनने वाली है? तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई किसी नेता को रोकने के लिए नहीं है। अब राहुल गांधी से कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, तो खड़गे से क्या होने वाला है? खड़गे से तो और वोट खराब होंगे। खड़गे जी को क्या वोट मिलने वाले हैं क्या? खड़गे जी इतने बड़े नेता है क्या? उनके नेता आने के बाद तो लोग भाग रहे हैं। इनका केवल कोई ना कोई बात को लेकर बात की बतंगड़ बनाते हैं। आज सबकी जवाबदारी है, मेरे साथ सभी की, कि कोरोना के संक्रमण में WHO का और देश का अलर्ट क्या है, इसको सबने मेरे साथ सबने पालन करना चाहिए। और जो बड़ी रैलियां है, नहीं कहा तो नहीं करनी चाहिए। वैसे अंदर की बात यह है कि कांग्रेस के कई नेता मुंबई में खड़गे की रैली को कैंसिल करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि खड़गे में मास अपील नहीं है, इससे बीएमसी के चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता खुलकर यह बात इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल की बात कहकर रैली की परमिशन वापस ले ले, उसके बाद रैली अपने आप कैंसिल हो जाएगी और वो सरकार पर कांग्रेस से डरने का इल्जाम लगा सकेंगे। हालांकि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के प्रोएक्टिव रोल को देखकर बीजेपी के नेताओं ने रैलियों और यात्राओं को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। आज राजस्थान में ये कंफ्यूजन दिखाई दिया। बीजेपी राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस बार बार इसका हवाला दे रही है। इसीलिए आज राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कह दिया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए पार्टी ने जन आक्रोश यात्राओं को स्थगित करने का फैसला किया है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश था, जनता त्रस्त थी। हम लोगों ने 200 विधानसभाओं में 200 यात्राएं निकाली और जो डिमांड आ रही थी कि यात्रा को एक्सटेंड करो, उसको वहीं एक्सटेंड किया और जो यात्राएं बची हुई थी चुनाव के कारण, उन यात्राओं को हमने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही, जीवन सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? 7 जिलों में यात्रा चली, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। केवल दौसा में देखिए, वहां सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहां भीड़ आई, बाकी यात्रा में तो कोई भीड़ नहीं आई। तो इनकी यात्रा तो फ्लॉप हो चुकी है। यह तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक ही हो रहा है राहुल गांधी का, और कोई यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं है। अपने को फिजिकली फिट रखना, इसके लिए यात्रा निकाले, कोई जन समर्थन नहीं मिला। अरुण सिंह ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्राएं रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दूसरी बात कह दी। सतीश पूनिया ने बताया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जन आक्रोश यात्राएं तो 14 दिसंबर तक ही निकालनी थी, वो खत्म हो चुकी हैं। अब बीजेपी हर जिले में जन आक्रोश सभा करने वाली है और चूंकि केंद्र या राज्य सरकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, इसलिए जन आक्रोश सभाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगी। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। मुझे लगता है ये वक्त मेरी यात्रा तेरी यात्रा के झगड़े में पड़ने का नहीं है। सबको मिलकर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने की जरूरत है। इस बार हमें वायरस के फैलने का, कोरोना के केसेस आने का इंतजार नहीं करना है, सावधानी पहले बरतनी है।
ताकि कोरोना का वायरस हमारे लोगों तक पहुंच ही ना पाए। रैलियां और यात्राएं तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोरोना इस अंदाज में आया जैसे चीन में आया है तो शव यात्राएं भी नहीं निकल पाएंगी। और चीन में इस वक्त क्या हालात हैं ये आप देखेंगे, ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चीन में कोरोना से मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अब सामूहिक अंतिम संस्कार हो रहे हैं। लोग एक साथ कई लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मोर्चरी में लाशों का अंबार है, शव रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। चीन से जो तस्वीरें रोज आ रही हैं वो पूरी दुनिया को रोज परेशान कर रही हैं। हॉस्पिटल्स में एक के ऊपर एक लाशें रखी हैं। कई हॉस्पिटल्स में तो लाशों को उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ मरीजों को अटेंड करने में लगा है। इसलिए वार्ड्स में मरीजों के बीच लाशें पड़ी हैं और मरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए 20-20 दिन का वेटिंग पीरियड है। सिचुआन प्रोविंस में कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां न बेड है, न दवाएं हैं, न मरीजों के लिए ऑक्सीजन है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पाइप के पास लगी हुई है और दुख की बात है ऐसी सिचुएशन किसी एक हॉस्पिटल में नहीं है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में मरीजों का यही हाल है, न ऑक्सीजन मिल रही है, न दवाएं मिल रही हैं। चीन में कोरोना किस कदर फैला है ये बीजिंग में भी दिखता है। बीजिंग में दिसंबर की शुरुआत में 94 फीवर क्लिनिक्स थे, लेकिन इस वक्त 1200 से ज्यादा फीवर क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी न सारे लोगों की टेस्टिंग हो पा रही है, न सारे मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स के बाहर लाइनें लगी हैं। चीन में इस बार BF.7 वेरिएंट ने कहर बरपाया है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के BF.5 वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। क्योंकि चीन ने अब तक जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, इसलिए लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। जैसे ही पाबंदियां हटी, जीरो कोविड पॉलिसी वापस ले ली गई, लोगों का एक्सपोजर बढ़ा और कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों को अपना शिकार बना लिया। और चीन के सामने बड़ी मुश्किल यह है कि कोरोना से बीमार होने वालों में बुजुर्गों और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। चीन की सरकार मान चुकी है कि उसके यहां बुजुर्ग लोगों का वैक्सीनेशन कम हुआ है, इसलिए उम्र दराज लोग ज्यादा संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बच्चों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए बड़ी संख्या में बच्चे भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। चूंकि बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, बच्चों को लेकर पेरेंट्स भी हॉस्पिटल जाते हैं, इसके कारण पेरेंट्स भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। हालात इतने खराब हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सोमवार और मंगलवार के बाद आज तीसरा दिन है जब सरकारी फिगर्स में चीन में कोरोना से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई। लेकिन सच्चाई क्या है, ये चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के एक हॉस्पिटल की वार्निंग से क्लियर हो जाता है। शंघाई के डेजी हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ को चेतावनी दी है। डेजी हॉस्पिटल ने अपने अकाउंट में लिखा है, इस वक्त शंघाई में लगभग 6 लाख पॉजिटिव केसेस हैं। ये वीचैट पर लिखा गया है और इस साल के अंत तक यानी अगले 8-9 महीनों में कोरोना के मरीजों की तादाद अकेले शंघाई शहर में 1.25 करोड़ हो जाएगी। डेजी हॉस्पिटल ने अपनी पोस्ट में लिखा, आने वाले समय में हॉस्पिटल का सारा स्टाफ कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएगा, सबके परिवार भी संक्रमित हो जाएंगे। ये एक ऐसी तबाही है जिससे कोई बच नहीं पाएगा। हॉस्पिटल ने वीचैट पर लिखा है, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ नए साल पर एक दुखद लड़ाई लड़ने के तैयार हो जाएं। ब्रिटेन की एक हेल्थ डेटा कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में हर दिन 10 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं और रोज कम से कम 5,000 लोगों की मौत हो रही है। इनमें बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग सब शामिल हैं, लेकिन चीन की सरकार सच छुपा रही है। 3 साल पहले चीन के जिस वुहान शहर में कोरोना का सबसे पहला केस मिला था, वहां भी कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। चीन में कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई, इसके सही फिगर इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि चीन का क्राइटेरिया अलग है। चीन उन्हें ही कोरोना से होने वाली मौत मानता है जिसमें मरने वालों के लंग्स में इंफेक्शन का असर पड़ा हो। चीन की सिचुएशन को लेकर WHO भी परेशान है क्योंकि कोरोना से वहां कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, इसकी सही पिक्चर WHO के पास भी नहीं है।
WHO is very concerned. WHO चीन में बढ़ती बीमारी से बन रही स्थिति को लेकर बहुत चिंतित है। जमीनी हालात का सही मूल्यांकन करने के लिए WHO को कुछ विषयों पर और ज्यादा विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। बीमारी की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती हो रहे लोग और ICU की कितने मरीजों को जरूरत पड़ रही है जैसे कुछ सवाल हैं। चीन पहले सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों को टीका लगाने पर ध्यान दे रहा है, जिसके लिए WHO चीन का समर्थन कर रहा है। अब चीन में हर रोज कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और आने वाले दिनों में वहां क्या हालात होंगे, इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आने वाला साल चीन के लिए बहुत बुरा होगा। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से यहां पर 80 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। WHO के इमरजेंसी मामलों के चीफ का कहना है कि चीन के हॉस्पिटल्स में जबरदस्त भीड़ है, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों का सही आंकड़ा अभी भी सामने नहीं आया है। ये आकलन करना मुश्किल है क्योंकि डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि हमें इसके प्रभाव का पूरा अंदाजा नहीं है। स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव है, संक्रमण बढ़ने से हॉस्पिटल में काफी भीड़ है और इमरजेंसी रूम भी भर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में ICU भी भरे हुए हैं। इसके बारे में कई रिपोर्ट्स हैं। डेटा से भी पता लगता है कि बहुत से लोग इस समय काम पर नहीं हैं, तो सिस्टम पर दबाव है, चाहे वो संक्रमण के चलते हो या फिर स्वास्थ्य प्रणाली के चलते। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे देश में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना का डर एक बार फिर चीन में बढ़ते केसेस की वजह से हुआ है। चीन से कभी कोई पक्की खबर तो नहीं आती, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक एजेंसी का कहना है कि चीन में कोरोना के 10 लाख नए केस हर रोज आ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। जानकारों का कहना है कि चाइना में जब से जीरो कोविड पॉलिसी को हटाया गया, तब से नया वेरिएंट बेलगाम हो गया और लोगों को डसने लगा। अनुमान है अगले 1 महीने में चाइना में कोरोना के केसेस की संख्या 37 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जहां तक भारत का सवाल है, चीन से जितना खतरा कोरोना के वेरिएंट को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा खतरा चीन द्वारा फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर है, क्योंकि चीन के मिस इन्फॉर्मेशन वायरस का शिकार सबसे ज्यादा हमारे यहां विरोधी दल के नेता हुए हैं। चीन के इशू को लेकर आज पार्लियामेंट में फिर हंगामा हुआ। तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिश के मुद्दे पर सदन में फिर से चर्चा की मांग की गई। हंगामा राज्यसभा में ज्यादा हुआ। ऑपोजिशन के कई मेंबर्स ने वेल में उतरकर नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर दिया। असल में राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज सदन के नेता पीयूष गोयल और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि दोनों नेता चेयरमैन के चैम्बर में आए, बैठकर बात करें, गतिरोध को दूर करें। लेकिन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। खड़गे ने सदन में कहा कि चीन पर चर्चा बंद कमरे में नहीं, सदन में होनी चाहिए। देश के रक्षा के लिए जब हम चर्चा चाहते हैं तो इससे बड़ा कोई और रूल नहीं होता। सभी रूल आप निकाल दे सकते हैं और इसीलिए हम बार बार आपको दिक्कत हो रही होंगी। हम हरासमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बार बार अपनी बात रखने से आप जरा परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ मैं, हैरान हो रहा हूँ। नहीं हैरान हो रहा हूँ। तो आपने हमको कहा कि मुझे और लीडर ऑफ द हाउस को अंदर बुलाएंगे, बात करेंगे। सर, ये अंदर बात करने का नहीं, ये पूरे दुनिया को मालूम होना, देश को मालूम होना और सारे लोगों को मालूम हुआ जिन्होंने हमको चुन के लाया, उनको सबको मालूम हुआ ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है, चर्चा जरूरी है। खड़गे ने चेयर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि चीन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं, विदेश मंत्री भी इस मुद्दे पर साफ साफ बात कह चुके हैं, सेना ने बयान जारी कर दिया है। इसके बाद चर्चा की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से कहा गया कि विरोधी दलों को मुद्दे की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझना चाहिए।
इतना सब कहने के बाद भी बात नहीं बनी तो सदन के नेता पीयूष गोयल नाराज हो गए। पीयूष गोयल ने कहा, कांग्रेस के नेता चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह कि आज जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं वो सब कांग्रेस की दी हुई है। और इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने खड़गे को पुराना इतिहास भी याद दिला दिया। मैं समझता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। इन्हीं के विदेश मंत्री का वक्तव्य है। उन्होंने अहमद ने बताया कि 38,000 किलोमीटर भूमि आज अवैध कब्जे में है चाइना के, और ये इन्हीं के समय, इन्हीं के कारनामे और इन्हीं के गलतियों के कारण मैं समझता हूँ कांग्रेस जिम्मेदार है। जो देश की समस्या है हमने विरासत में ली। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेस, आप जब बुला रहे हैं कमरे में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, उसको बोल रहे हैं नहीं ये सब इधर बात करना है। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन हैं, आप बुला रहे हैं, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करना, करने वाले प्रणब मुखर्जी जी। कांग्रेस चीन के मामले में संसद में बहस की डिमांड करे, ये उसका हक है, लेकिन ऐसी मांग करने से पहले उसे एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। 10 साल तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कम से कम 3 बार विरोधी दलों ने चीन के मसले पर सवाल उठाने की कोशिश की, बहस करने की डिमांड की। और जैसा निर्मला सीतारमण ने कहा, एक बार तो ये डिमांड किरण रिजिजू ने की थी, जो आज लॉ मिनिस्टर हैं। तीनों बार प्रणब मुखर्जी ने बीजेपी के नेताओं को समझाया, ऐसे सेंसिटिव मामलों पर संसद में बहस करने के बजाय बंद कमरे में बात होनी चाहिए। और तीनों बार बीजेपी के नेताओं ने इस सुझाव को मान लिया, बंद कमरे में बात की। इस बार भी कांग्रेस के नेताओं ने चीन की बात उठाई है, अपना पक्ष देश के सामने रख दिया है, लेकिन अब इस पर बहस की जिद छोड़नी चाहिए और सरकार को और विरोधी दलों के नेताओं को, दोनों को बंद कमरे में सारी बात खुलकर करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज कैसा अजीब नजारा देखने को मिला। कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई थी, लेकिन कांग्रेस अपने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए तैयार नहीं हुई। कांग्रेस का नो कॉन्फिडेंस मोशन ध्वनि मत से गिर गया। गौर करने वाली बात है कि आज कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान चर्चा का जवाब देने वाले थे, इसके बाद वोटिंग होनी थी, लेकिन आज असेंबली में न तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद थे और न ही लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह। कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली, इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। शिवराज सिंह जब बोल रहे थे उस वक्त कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया, उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की। आप अपना एक नेता चुन ले, आप आसंदी की नहीं मान रहे, आप सदन के नेता की नहीं मान रहे, ये इस तरीके से मर्यादा करते हैं।
जब कांग्रेस के एमएलए ने काफी हंगामा किया तो शिवराज सिंह चौहान ने और भी ज्यादा तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जितना करप्शन कमलनाथ की सरकार में हुआ उतना करप्शन कांग्रेस की पुरानी सरकारों के वक्त भी नहीं था। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 165 दिन में 450 आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर किए थे। 15,000 से ज्यादा तबादले हुए। कई अफसरों के 3-3 बार ट्रांसफर किए गए। मंत्रालय को दलालों का अड्डा बना दिया गया। कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी। कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए। आदत ये होती थी कि कौन कितने देंगे, एक ने दिया, अगर उससे ज्यादा बार आगे वो दूसरे को, फिर तीसरे को कर। 450 से अधिक आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। तबादलों की बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान तो थोड़ा समर का बोल रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अफसरों के ट्रांसफर तो हुए, कमलनाथ की सरकार में तो कुत्तों के भी ट्रांसफर हो गए थे। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, और यह बात प्रमाणित हो गई माननीय अध्यक्ष महोदय कि किस तरह से इन्होंने सरकार चलाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफरों की बात, आदमियों के ट्रांसफरों की तो मैंने भी सुनी थी, पुरुष महिला संवर्ग के ट्रांसफर होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 46 कुत्तों के ट्रांसफर हुए। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस नेता संसद से बाहर आए और दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के नेताओं पर जो इल्जाम लगाए वो झूठे हैं। अब कांग्रेस सबूतों के साथ जनता की अदालत में जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब दिया है अपना विधानसभा के अंदर। ये झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बाप रे बाप में माथा ठोकता रहा। इतना झूठ एक मुख्यमंत्री बोल सकता है क्या? मैं बोलता हूँ कि पहले छोटी सी एक दुकान थी झूठ की, शिवराज की, अब बहुत बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया है। इतना झूठ, हमारे पास सारे प्रमाण हैं। हमारे विधायकों ने जो प्रश्न लगाए थे विधानसभा में, उनके जवाब आए, उनके विपरीत इन्होंने शिवराज चौहान ने आज बयान दिया है। हम इनका भाषण निकलवा रहे हैं और हम प्रश्न संदर्भ समिति में जो हमारे पास प्रूफ है वो देंगे और पब्लिक के बीच में इनका झूठ लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। 10 महीने का वक्त बचा है। ऐसे वक्त में अविश्वास प्रस्ताव लाकर ऐसा लगा कांग्रेस ने तो शिवराज सिंह चौहान को ही फायदा दिया। अब कमलनाथ जैसे अनुभवी नेता हैं, उन्होंने इस आइडिया को कैसे मान लिया, इस पर कोई रिसर्च करे तो अच्छा होगा। और अब मैं आपको दिखाता हूं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, अब देश में माहौल मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को विदेश में बसने की सलाह दी है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ, तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया। एक बार मैंने आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी से पूछा था, क्या भारत में मुसलमानों को डर कर रहना पड़ेगा? तो जवाब में मोदी ने कहा था कि देश में
मुसलमानों के पास वही अधिकार होंगे जो बाकी सारे नागरिकों के पास हैं, वो अधिकार जो खुद मोदी के पास हैं। लेकिन उसके बाद मोदी ने यह भी जोड़ा था कि कुछ लोग अगर गड़बड़ करेंगे उनको तो डर कर रहना पड़ेगा। अब ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को तय करना है वो किन लोगों में शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।